Hello students, today we are going to start the first part once again. In previous video we had covered some of the question of the first part. First part के कुछ question हम लोगों ने previous video में cover किए थे. आज उसके आगे के कुछ questions और देखते हैं, okay? Now let us move on to the next basic question, that is differentiate between solution, colloidal solution and suspension. Look student, question किसी भी फॉर्म में आ सकता है. आपको पूछ सकता है कि write the properties of solution और write the properties of colloidal solution और write the properties of suspension. कुछ भी आ सकता है लेकिन आंसर सेम रहेगा. बस आपको उसको थोड़ा जैसे क्वेश्चन पूछ रहा उस हिसाब से फ्रेम आउट करना है. टेक द एग्जाम्पल, अगर write the properties of solution आया, ठीक है, तो आपने तो पढ़ा है साइज, और साइज में आपने पढ़ा है पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. ठीक है, ये डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट है. तो इसमें प्रॉपर्टीज कैसे बनाएंगे? इन सोल्यूशन द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. मतलब पूरा एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको अगर प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसको ऐसा लिखना है. समझ में आया? Now let us begin with the answer. See the first differentiating point, that is size. In case of solution, the particle's size is less than 1 nanometer. What do you mean by a nanometer? It is one of the unit for measuring the size of the particle. Generally, आपने किलोमीटर सुना है, मीटर सुना है, सेंटीमीटर सुना है. अगर उससे भी छोटा कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट रहता है जिसकी साइज आपको मेजर करनी है तो हम यूनिट क्या यूज करते हैं? नैनोमीटर. नैनो मतलब क्या होता है? बहुत छोटा. यूजुअली नैनोमीटर और मीटर के बीच ये रिलेशनशिप होती है, दैट इज 1 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻⁹ मीटर. ओके, नाउ अगेन सी द आंसर. इन केस ऑफ सोल्यूशन द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है. ठीक है. एंड इन केस ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन द पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 1 nanometer to 100 nanometer. And in case of suspension the particle size is greater than 100 nanometer. Okay, मतलब अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो वो किस केस में आएगा? सोल्यूशन. अगर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो वो क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन. और अगर 100 नैनोमीटर से बड़ा है पार्टिकल का साइज तो वो किस में आएगा? सस्पेंशन. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिल्टर एबिलिटी. Filterability, what I mean by filterability is that the ability to pass through the filter paper, that is known as filterability. मतलब जैसे अगर हम एक स्ट्रेनर या छन्नी अगर लिए उससे अगर चीजें पास होती है, ये प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है? फिल्टरेबिलिटी. ठीक है. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. इसमें क्या लिखा है? इट कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर. ठीक है. वी हैड सीन द एग्जाम्पल ऑफ sugar and water, also the salt and water we had seen in the previous video. Okay, it can easily pass through any kind of a strainer, that is it can pass through the filter paper. Now in case of colloidal solution it can also pass through the filter paper. We had taken the example of milk and water. The milk and water can easily pass through the filter paper. See the solution, it can easily pass through the filter paper. Okay, now See the next one, suspension. It cannot pass through the filter paper. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस मिक्स को फिल्टर पेपर या कोई छन्नी से छानूंगी तो क्या होगा? पानी नीचे चला जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा? पूरी सैंड. आया समझ में? तो ये फिल्टर पेपर से पास हो पा रही है क्या? नहीं हो पा रही. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स. इसमें क्या लिखा है? द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल. मतलब अगर एक बार मैंने ये जो सॉल्ट एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है उसको एक बार मिक्स कर दिया और उसको मैं अगर 10 घंटे 12 घंटे 2-3 दिन छोड़ भी दूं तब भी वो एज इट इज रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि थोड़े दिन बाद सॉल्ट नीचे बैठ जाए, पानी ऊपर रह जाए. ऐसा होता है क्या? नहीं होता. ठीक है. बट अब आगे देखिए, इन केस ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन द पार्टिकल्स सेटल थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स क्या होता है कि एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू ये जो पानी और दूध है उसको मैं अलग कर सकती हूँ. ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी है. और वो पॉसिबिलिटी कैसे है? थ्रू वन ऑफ द सेपरेशन टेक्निक. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में मैं आपको और डिटेल में सेपरेशन टेक्निक वाले वीडियो में बताऊंगी. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, सस्पेंशन. इन केस ऑफ सस्पेंशन द पार्टिकल्स
सेटल ऑन देयर ओन, मतलब जैसे ही मैं उसको मिक्स करने के बाद उसको थोड़ी देर ग्लास को रखूंगी तो मैं देखूंगी, देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है पार्टिकल नीचे अपने आप खुद सेटल हो गए, मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये लिखा है यहाँ पे पार्टिकल सेटल ऑन देयर ओन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, नेचर। दे आर, क्या लिखा है, दे आर होमोजीनस। होमोजीनस कब बोलते हैं, होमोजीनस की दो कंडीशन है, एक है यूनिफॉर्म कंपोजिशन और एक है नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। यही पढ़ाया था मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, हर जगह एक जैसी चीजें दिख रही है और ऐसा दिख रहा है कि नमक अलग पानी अलग नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या सा मिक्सचर है हमारा, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन दे आर होमोजीनस, अगेन दे आर होमोजीनस। इसको देखिए, ये दोनों हमेशा पूरा हर जगह इसका कंपोजिशन क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा, होमोजीनस मिक्सचर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है हमारा, सस्पेंशन। सस्पेंशन में लिखा है दे आर हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मीन्स, हेट्रोजीनस मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ का कंपोजिशन अलग है, यहाँ का अलग है, ठीक है, और अलग से हमको सैंड दिख रही है, वाटर अलग से दिख रहा है, इसलिए कौन से टाइप का मिक्सचर है, ये है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टिंडल इफेक्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉइंट, लेट अस कम to page number 17 of your NCERT book to understand this Tyndall effect। ठीक है, Tyndall effect के बारे में लिखा हुआ है, this scattering of beam of light is called Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect। अब ये जो Tyndall effect होता है, basically it is a phenomena by which the particle scatter light। और इसका नाम टिंडल इफेक्ट क्यों रखा गया, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसको ऑनर करने के लिए। आया समझ में। अब देखिए ये होता क्या है एग्जैक्टली, ये देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया गया है, ये सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है, यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में किसको लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ठीक है। और इसके बाद एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है मिल्क और वाटर का, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, विल टेक अ टॉर्च, हमने टॉर्च लिया, उसको ग्लो किया। अब ग्लो करेंगे तो क्या होएगा, और ग्लो करने के बाद हम टॉर्च को ऐसे रखेंगे कि ये दोनों ग्लास से इसकी रोशनी जाए। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन जो एग्जांपल लिया हम लोगों ने, ठीक है, उससे हमको ये लाइट जाती हुई नहीं दिखेगी। लेकिन जो सेकेंड वाला हम देख रहे हैं, सेकेंड वाला जो मिल्क एंड वाटर का यहाँ पे एक आपने एग्जाम्पल लिया था ग्लास में, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन का, उससे ये जो लाइट है वो पास होती हुई दिखेगी। एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट और दिस पासिंग ऑफ लाइट, और व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल, एंड दिस इफेक्ट इज नथिंग बट द टिंडल इफेक्ट। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दिस पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल, इज नथिंग बट द टिंडल इफेक्ट। मतलब जहां से हमको लाइट जाती हुई दिख रही है, जब हम टॉर्च की रोशनी डाल रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, दे आर क्रिएटिंग व्हाट, टिंडल इफेक्ट। ओके, यही आपने लिखा है कि इन केस ऑफ व्हाट सॉल्यूशन दे डू नॉट क्रिएट टिंडल इफेक्ट। आपने देखा था ना कि वो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसे जब हमने टॉर्च पास किया तो लाइट जाती हुई नहीं दिखी थी, तो दे डू नॉट क्रिएट टिंडल इफेक्ट। बट इन केस ऑफ मिल्क एंड वाटर दे क्रिएट टिंडल इफेक्ट, एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑल्सो दे क्रिएट टिंडल इफेक्ट। ओके, सी द नेक्स्ट वन, दैट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है कि वो कैसा दिखाई देता है। ये यूजुअली जो सॉल्यूशन रहता है, दे आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसी चीज जिसके आर पार मेरे को दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें लिखा है दे आर ट्रांसपेरेंट बट मे ऑल्सो शो ट्रांसल्यूसेंसी। ट्रांसल्यूसेंसी मतलब जो जिसके आर पर थोड़ा सा कभी दिखाई दे देता है, लेकिन पूरा का पूरा एग्जैक्टली नहीं दिखाई देता है। और इस तरीके के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, और ये फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंसी। समझ में आया। और इसके नेक्स्ट देखिए, दे आर ओपैक इन नेचर। ओपैक मतलब क्या होता है, जैसे ऐसी चीज जिसके आर पार हमको दिखाई नहीं देता। जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ वुड। वुड के आर पर हमको दिखाई देता है कि अगर वुड मैं सामने रख दूं कोई लकड़ी का टुकड़ा और आपको बोलूं करके इसके पीछे क्या है देख के बताओ, दिख जाएगा क्या, नहीं दिखेगा। इस तरीके के ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ओपैक। और सस्पेंशन किस कैटेगरी में आता है, ओपैक इन अपीयरेंस। ओके,
Now see the next basic question, that is what is saturated solution. क्या लिखा हुआ है? When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called saturated solution. मतलब ऐसा solution, देखिए solution दो चीजों से मिलके बना था, मैंने बताया था आपको, एक था solvent, दूसरा था solute. जो ज्यादा क्वांटिटी में इसको हम solvent बोलते थे, जो कम क्वांटिटी में इसको solute. और ऐसा solution जिसमें आप और solute ऐड नहीं कर सकते किसी भी टेम्परेचर में, ये सोल्यूशन मेरा क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके, सी द नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. आंसर में लिखा है इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन अ सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. व्हाट आई मीन बाय दिस लाइन इज दैट कि अगर सोल्यूट कम है किसी सोल्यूशन में, उसमें हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि सोल्यूट ऐड हो सकता है, इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सी द नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन, डिफाइन सोल्युबिलिटी. इसमें लिखा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी क्या होता है कि किसी सोल्यूशन में कितना मैक्सिमम सोल्यूट प्रेजेंट है, ये उस सोल्यूशन की क्या कहलाती है? सोल्युबिलिटी. ओके, see the next question, that is define concentration of solution. Now let us proceed with the answer. The concentration of a solution is the amount of solute present in the given amount of solution. मतलब किसी solution में कितना solute present है, ये क्या कहलाता है? उसका concentration. ठीक है, और यहाँ पे solubility और concentration में क्या डिफरेंस है? इसमें maximum amount of solute की बात कही है, maximum कितना डाल सकते हैं ये निकालना है, तो ये क्या कहलाती है? solubility. और कितना सोल्यूट प्रेजेंट है नॉर्मली, ये निकालना है, तो ये क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन. यूजुअली स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, बट वी यूज अ परसेंटेज मेथड, एंड दिस परसेंटेज मेथड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू सब डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक कैटेगरी. अब ये परसेंटेज मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली परसेंटेज में आंसर आएगा. ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन दो चीजों से बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट. ठीक, अब जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो हम क्या यूज करेंगे? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन टू कैलकुलेट द व्हाट अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सोल्यूशन. क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूशन मतलब मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं. ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन. ये कब अप्लाई करेंगे? जब आपकी एक क्वांटिटी सॉलिड स्टेट में, दूसरी लिक्विड स्टेट में. ठीक है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन. इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ओके, नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ये कब अप्लाई करेंगे? जब आपका सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड स्टेट. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ओके, बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े, इसी के बेस में इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जो एक्सरसाइज में हम कवर करेंगे. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट. यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है, आगे हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे. ओके.